गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइम 3.4 की थी, आज हम पढ़ेंगे 3.5। और अगर आपको ये 3.5 समझ आए, अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। देखिए इसके अंदर सभी बच्चे अपना मैथ निकाल लीजिए। मैथ का जो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दे रखा है कि आपको क्या निकालना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वरज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताया उसने, अगर आपका अद्वितीय हल है तो आपको उसे वरज गुणन विधि से ज्ञात करना है, वरना नहीं करना। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए अद्वितीय हल क्या होता है, अनेक हल क्या होता है और कोई हल नहीं होता वो क्या होता है। ठीक है, अद्वितीय हल में क्या होता है, अद्वितीय हल में ऐसे लिखना होगा हमें, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, और आपको दे दिया जाए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और यहाँ दे दिया c1/c2। दूसरा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक है, अद्वितीय हल के केस में क्या होगा कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि इक्वल है, अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपका क्रॉस आ जाए ना, स्टार्टिंग में अगर आपका क्रॉस आ जाता है तो आपका क्या होगा, वो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भी आपका वो क्रॉस आ जाए तो अद्वितीय हल है। अनेक हल में क्या होगा, दोनों में इक्वल आएगा और कोई हल नहीं है, उसमें क्या होगा, ये वाला जो है पहले वाला इक्वल होएगा, दूसरे वाला जो है वो नॉट इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए, मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती है और ये होती है आपकी संपाती और ये होती है समांतर। जब अद्वितीय हल है तो इसका मतलब क्या है कि ये रास्ता कट रहा है, हम रास्ते पर जा रहे हैं और ये हमारा रास्ता काट रही है। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि आगे का रास्ता बंद है, तो मुझे पता है मेरे पास कोई ना कोई रास्ता और निकलने का हल है। इसके अंदर क्या है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल है। दूसरे में जैसे कि आपको बोल दिया अनेक हल है। अनेक हल क्या है कि मेरे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, चाहे मैं इधर से जाऊं चाहे मैं उधर से जाऊं, तो अनेक हल है। तीसरा क्या है, कोई हल नहीं है, जैसे कि मान लो मैं एक रास्ते पर चली गई, आगे गई मुझे जो वो रास्ता बंद मिला, तो इसका मतलब क्या है, मैं वहां जाकर फंस गई, अब मुझे आगे रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, कोई हल नहीं। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि अगर आपका अद्वितीय हल आए तभी आपको आगे सोल्व करना है, वरना उसके अंदर वरज गुणन नहीं लगाना। जैसे आपको दे दिया x माइनस में 3y माइनस का 3 बराबर में 0। दूसरा दे दिया 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, इसको देखो कैसे, a1/a2 मतलब क्या है, a1 क्या होगा, a1 ये होगा आपका 1 हो गया, ये a2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये b1 होगा, ये b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। अब a1 कितना है, 1/3। अब ये कितना है, b1/b2 माइनस का ये हो गया और c1/c2 कितना हो गया, माइनस का 3y माइनस का c2। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसको इससे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 ये 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 9 सॉरी, तो ये क्या है, 1/3 बराबर में 1/3 और बराबर में माइनस का 3/2। तो ये तो बराबर नहीं आया ना, ये दोनों तो आपके बराबर आ गए, पर ये बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कौन सा है, कोई हल नहीं है कि हम रास्ते पर निकल चुके हैं लेकिन आगे हमें रास्ता बंद मिला, तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम वापिस आए और हम रास्ते में फंस चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं है, अब हम कहीं नहीं जा सकते, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसको इतना ही करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको, मैं करवा रही हूँ आपको फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड में देखिए क्या देखा है, 3x है माइनस का 5y बराबर 20। ठीक है, 6x है माइनस का 10y बराबर 40। ठीक है, इसको करना है, कैसे करेंगे, सेम देखो a1/a2 3/6
बराबर माइनस का 5/10, माइनस का 10 होगा क्योंकि माइनस का 10 है, बराबर 20/40। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ये सभी क्या है, 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका अनेक हल, ये क्या होगा आपका अनेक हल है। ठीक है, तो आपको इसको भी आगे सोल्व नहीं करना। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सेकंड दिया हुआ है। सेकंड में आपको दे रखा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, आपको स्टेटमेंट दे दी 2x + 3y बराबर है 7, a माइनस बी इंटू में x प्लस a प्लस बी y बराबर है 3a प्लस बी माइनस का 2। ये देखिए, ठीक है, इसमें बोला है आपके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर आपका अनेक हल है तो ये तीनों क्या आपकी बराबर है। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि अनेक हल है और आपको ए और बी का मान निकालना है सिर्फ। तो कैसे करेंगे, ए और बी का मान निकालने के लिए a1, ये क्या आपका a1, तो a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ठीक है, a1 की जगह पर क्या है 2 और a2 की जगह पर क्या आपका a माइनस बी। ठीक है बेटा, बराबर है b1 की जगह पर क्या है 3 और b2 की जगह पर क्या है a प्लस 2 बराबर c1 की जगह क्या है 7 और c2 की जगह पर क्या है 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे ये तीनों बराबर है, तो पहले मैं इसको इसके बराबर रखती हूँ, फिर इसको इसके बराबर रखती हूँ। ठीक है, अपरिमित रूप से हमारे क्या है अनेक हल, तो 2 बटे a माइनस बी बराबर है, इसके रख दिया मैंने 7/3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, एक बार मैंने इसको इसके बराबर रख दिया, एक बार हम इसको इसके बराबर रख देंगे। 3 में a प्लस बी बराबर है 7/3a प्लस बी माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 3 से, 2 3 6, 2b प्लस का 2b, इसकी करेंगे माइनस का 2 दूनी 4 बराबर, अब इसकी करेंगे 7a माइनस का 7b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो a वालों को एक तरफ कर दो और b वालों को एक तरफ कर दो, ये क्या है 6a, ये यहाँ जाएगा माइनस का 7a, ये प्लस का 2b है और ये माइनस का 7b वहां चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7b, और ये क्या माइनस का 4 बराबर में क्या लगेगा इधर 0। अब 7 में से 6 गया, माइनस का a बचा। ठीक है, और ये क्या है आपका 7 और 2 9 भी हो गया और माइनस का 4 बराबर में 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको दे रखा है ये वाली, तो अब आप इसको भी ऐसे ही करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की गुणा इस पूरी रकम से करनी है आपको, तो 3 3 9a, फिर 3 की इससे करनी है तो 3b, फिर 3 की माइनस 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 बराबर में 7a प्लस में 7b। ठीक है, अब a वालों को सेम वैसे ही करो, 9a, a इधर आ जाएगा माइनस का 7a प्लस 3b, ये इधर आ जाएगा माइनस का 7b माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब 9 में से 7 गया 2a, अब 7 में से 3 गया माइनस का 4b, क्योंकि माइनस का निशान जो है क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है, माइनस का 6 बराबर में क्या है बेटे 0। ठीक है, ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट आई थी आपकी, ये सेकंड आई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है, तो अब हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए इसके अंदर हम ब्रज गुणनफल विधि ही लगाएंगे, जिससे आपको ब्रज गुणनफल विधि जो है आ जाएगी। 9b माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, 2a माइनस का 4b माइनस का 6
बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन को वरज गुणनफल विधि से सोल्व करते हैं। वरज गुणनफल विधि, वरज गुणन विधि क्या होती है? वरज गुणन विधि, वरज गुणन विधि में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है 2312। 2312 सिर्फ आपको ये याद रखना है 2312। इसमें क्या होता है 2312 के अंदर 2 जो है वो सेकंड नंबर की है स्टेटमेंट, 3 जो है वो थर्ड नंबर की, और 1 जो है वो पहले नंबर की, और 2 जो है वो सेकंड नंबर की। ठीक है, अब देखिए आपको सेकंड नंबर वाले में क्या आपका ये बी वाला पार्ट है, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ 1 ऐसे लिखना होता। अगर यहाँ x होता तो आप पहले x लिखते, y होता तो y लिखते, फिर 1 लिखते। 1 आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड नंबर की जो स्टेटमेंट होती है ना वो लिखो। सेकंड नंबर पे क्या आपका प्लस का 9 और माइनस का 4। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या माइनस का 4 और माइनस का 6, और फर्स्ट नंबर पे क्या है माइनस का 1 और 2। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या है 9 और माइनस का। ठीक है, ये होती है वरज गुणन विधि। सिर्फ इतना होता है, अगर यहाँ पर वेरिएबल x और y दे रखे होते तो आप x और y लिखते ऊपर और साथ में y को लिखना है आपको, और फिर 2312 वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पर उसके नंबर लिख देते। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब यहाँ a था तो आप फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ a लिखोगे, जब यहाँ b है इक्वल करके और b के नीचे a लिखोगे, फिर इक्वल करके वहां 1 है तो 1 के नीचे लिखोगे। ठीक है, अब a के नीचे क्या लिखोगे, ये जैसे देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे लिखोगे, तो 9 6 14 तो माइनस का 56 आया। ठीक है, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम ऐसे करते हैं ना, ये सीधी होती है और ये क्या होती है उल्टी, तो उल्टी के लिए हम क्या लेते हैं माइनस का निशान लेंगे। जब हम उल्टी करेंगे तो किस चीज का निशान ले लेंगे, माइनस का। तो 4 चौक 16, देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखा करो, ये जो है ना उल्टी होती है, तो उल्टी होती है तो माइनस का निशान हम ले लेंगे। 4 चौक 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया गुणा में, तो ये क्या हो गया 16, तो यहाँ हो गया 16, ये फॉर्मूला माइनस का ये। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है 4 दूनी 8 माइनस का 8। अब देखिए यहाँ ये माइनस ये भी माइनस, गुणा में 6 एकम 6, तो ये तो 6 बचा सिंपल, लेकिन फॉर्मूले का माइनस बचेगा तो माइनस। उसके बाद माइनस 1 की गुणा माइनस 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। उसके बाद 9 दूनी 18, ये प्लस का है और फॉर्मूला माइनस लगता है तो माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अब क्या करेंगे, ये a है, a बटे में इसको घटा दो, ये माइनस का और ये माइनस का, अब ऐसा जुड़ते हैं तो माइनस माइनस साइन जुड़ जाती है, लेकिन निशान किस चीज का रहता है माइनस का। तो ये कितना हो गया 2 5 और 6 7। ठीक है, b ये कितना हो गया 8 और 6 14, माइनस का 14 बराबर, और 18 में से 4 गए कितना होता है 14। ठीक है, माइनस का क्लियर है। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है उसी के आगे का हम साइन लेते हैं। अब क्या करो, इसको a/72 माइनस का उधर ले, इसके बराबर रखो, इसको इसके बराबर रखो, इसको इसके बराबर रखो, दोनों को बराबर रखना है 1/14। ठीक है, दूसरा b बटे माइनस का 14 बराबर में 1/14। ठीक है, ये वहां चला जाएगा, ये वहां चला गया, a बराबर में माइनस का 72 बटे में 14। ठीक है, तो ये क्या हो गया 14 चौके 26, 14 ये कटेगा नहीं है इससे, ये कटेगा, ये 70 है क्योंकि ये 6 में से 6 गया 0, तो 14 पंजे 70, तो a का मान कितना आ गया 5। ठीक है, इसी तरीके से b का निकालेंगे, b बराबर ये माइनस का 14 उधर जाएगा, माइनस का 14 बटे में माइनस का 14, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा b का मान, b का मान आएगा प्लस का 1। ठीक है, a का कितना निकला हमारा 5 और b का कितना निकला अपना 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सेकंड का सेकंड पार्ट, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको दिया कोई हल नहीं है। मैंने आपको बताया था जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो कैसे होता है, a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2। कोई हल नहीं होता। मैंने बताया था आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आगे वो रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का। तो हमें इस तरीके से ये याद रहेगा। क्या होगा, कोई हल नहीं का, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, उसने बोल दिया 3x + y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी आपको उसने 3x + y बराबर है 1 के। ठीक है, 2k - 1 x + k - 1 y बराबर है 2k + 1। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको उसने बोला इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो हम उसको वैसे ही रख लेते हैं। देखिए कैसे रखेंगे हम, A1/A2, A1 क्या हमारा 3, तो 3 हो गया। A2 कितना है 2k - 1 बराबर B2 कितना है, B1 कितना है 1 और ये कितना होगा k - 1। ठीक है, अब C1 कितना है 1 और C2 कितना है 2k + 1। ठीक है, अब ये देखिए आपको ये दे दिया, क्लियर है। अब कोई हल नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो सिर्फ हम इन दोनों को लेके चलेंगे। कैसे, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहां जाएगा 3k - 1 बराबर इसकी वहां करेंगे तो 1 से गुणा तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3 के गुणा ऐसे करो, 3 के माइनस का 3 तो 3, ये 2 के माइनस का 1 है, ये 3 के है, ये इधर आएगा माइनस का 2 के। ठीक है, माइनस का 1 ये उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 के में से 2 के गया, के बचा खाली, और 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या आया आपका के का मान 2, सिर्फ आपको के का मान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन करवाए हम 3.5 का थर्ड। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन व वरज गुणन विधियों से हल कीजिए, व जो विधि आपको उपयुक्त लगती है आप वो कीजिए। ठीक है, आपको है ना आप इसे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप वरज से करिए चाहे आप प्रतिस्थापन से कीजिए। ठीक है, मैं क्या करती हूँ आपको वरज ही बता रही हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले वरज में क्या करते हैं हम 2312 का एक फॉर्मूला लगाते हैं, बच्चों को पता है, मैं लास्ट क्वेश्चन समझाया था 2312 का। ठीक है, 2312 में क्या होता है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2312 लगाएंगे, तो 2312 में सेकंड नंबर पर क्या है 5 और 2, और जो यहाँ पर वेरिएबल होते हैं वो लिखो x, y और यहाँ 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है 9 और 4, फिर पहले नंबर पर क्या है 8 और 3, और फिर दूसरे नंबर पर क्या है 5 और 2। ठीक है, इसकी क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर x लिखेंगे, x बटे पहले आप इसकी गुणा करोगे। ठीक है, 5 और 20। ठीक है, फिर माइनस, ये फॉर्मूले के अंदर ही आता है, फिर हम क्या करेंगे इसकी गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, बराबर, फिर हम 9 दिए 27। अब क्या आएगा y की बात हो गई तो y, 9 दिए 27 माइनस 8 चौक 32। ठीक है, बराबर 8, 8 दूनी 16 माइनस 5 दिए 15। ठीक है, अब कैसे करेंगे, x बटे में 20 में से 18 के 2, y, अब 32 में से 27 दे तो कितना आएगा माइनस का 5 बराबर है 1 बटे 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप x बटे 2 को इसके बराबर रख दोगे, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो ये 2 उधर से ला जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से y वाला केस लेना, तो आप क्या करेंगे y बटे माइनस का 5 है इज इक्वल टू 1 बटे 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का 5, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th का
फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है, ठीक है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, ठीक है। देखिए हम कहीं पर जैसे मान लो हम हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं तो हमारा जो है ना एक नियत भाग जो है ना, मान लो मैंने हॉस्टल लिया, वहां पर फिक्स है, चाहे मैं एक दिन खाना खाऊं चाहे मैं 2 दिन खाना खाऊं, मेरा फिक्स एक भाग है कि ये तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नियत भाग को मानना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, नियत व्यय आप क्या मानेंगे, माना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे, माना नियत व्यय, नियत व्यय आपने क्या मान लिया, वो x रुपए, ये फिक्स व्यय, ठीक है। दूसरा क्या दिया कि आपको प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो आप यहाँ लिखेंगे माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ये आपका हो गया y, ठीक है। उसके बाद देखो क्या देखा आपको, उसने कहा कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। देखिए 20 दिन जब भोजन करता है, वो खा रहा है, प्रतिदिन भोजन खा रहा है, वो उसका मूल्य कितना है, y रुपए। तो 20 दिन अगर खाएगा तो 20 y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये तो आपका फिक्स है, आप खा रहे हो, एक दिन भी खा रहे हो तो भी आपको देना पड़ेगा, और 2 दिन खा रहे हो तो भी देना पड़ेगा, 3 दिन खा रहे हो तो भी देना, तो ये तो फिक्स है। अब ये जुड़ेगा, जितने दिन आप खाना खाओगे तो प्लस का निशान आएगा। उसके बाद आपने 20 दिन खाना खाया, एक दिन की थाली के y रुपए है, तो 20 दिन की थाली के कितने हो जाएंगे, 20 y हो गए ना, 20 की गुणा वैसे कर दोगे, वो इसमें जुड़ जाएगी। टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1000 रुपए। तो एक इक्वेशन तो आपकी फर्स्ट रेडी हो गई, ठीक है। प्रश्नानुसार सेकंड में क्या बोला, प्रश्नानुसार सेकंड में वो क्या बोलता है कि जबकि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन भोजन लेता है, तो उसे 1180 रुपए देने पड़ते हैं। देखो वो 26 दिन ले रहा है, ये फिक्स है दोनों में, प्लस 26 दिन लेता है, 26y बराबर 1180 रुपए देने पड़ते हैं। ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने क्या बोला है, आप इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बीजगणितीय विधि से, मतलब चाहे आप प्रतिस्थापन से करें, चाहे आप इसे विलोपन से करें, चाहे आप इसे वर्गमूल से करें, वो आपकी मर्जी, आप किसी भी विधि से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है, सभी बच्चों को पता है विलोपन विधि कौन सी होती है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम ले लेते, माइनस 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 कर दिया, ठीक है। घटाने पर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, घटाने पर, ठीक है, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सेम है, और एक प्लस का निशान एक माइनस का निशान। अब क्या करोगे, 26 में से 20 गया, 6y माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, 180, ये माइनस का, माइनस में माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 180 बटे 6, 6 दिन 12 6 30 18, y का मान आ गया आपका 30, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इट मीन्स क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य आपके पास कितना आ गया, 30 रुपए, मतलब कि एक थाली जो है वो आपको कितने की मिलेगी, 30 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y बराबर जो 30 आया है ना, वो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर y का मान 30 हम इसमें रख रहे हैं, x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। अब x को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, प्लस 20 की गुणा किससे करेंगे, 20 की गुणा करेंगे 30 से, क्योंकि y का मान कितना रखना, 30 बराबर 1000, ये कितना हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू बराबर में 1000 माइनस में कितना हो जाएगा 600, तो x का मान कितना आया बेटा 400। तो ये जो 400 रुपए है ये आपके फिक्स है, ये आपको तो देने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नियत है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है, एक भिन्न है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। ठीक है, देखो एक भिन्न है, कोई भी भिन्न है, मान लो मैंने आपको पहले भी बताया था, भिन्न जो होती है ना वो क्या होती है, अंश बटे हर होती है। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर। अब हम क्या करेंगे, माना अंश, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना अंश x है, माना हर कितना है y, आपने अंश को क्या मान लिया x और हर को क्या माना है y, और भिन्न आपकी क्या होती है, अंश बटे हर, तो भिन्न यहाँ क्या होगी, x बटे y होगी। ठीक है, उसने क्या बोला, प्रश्नानुसार। उससे पहले आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, मतलब क्या है कि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है कि उसके अंश से 1 घटाया जाए। 1/3 भिन्न हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। अंश से 1 घटाया जाए मतलब हर में तो कुछ नहीं करना ना हमें, अंश क्या x में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटाया जाए। ठीक है, और हर में से कुछ भी नहीं घटाना। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है मेरी, भिन्न हो जाती है मेरी 1/3। मेरी बात समझे या नहीं समझे, देखो कुछ भी बदलाव नहीं किया मैंने, अंश में से 1 घटा दिया तो 1 घटाया जाए, और हर में से कुछ भी नहीं घटाना, तो अंश बटे हर की भिन्न क्या हो जाती है 1/3, तो 1/3 कर दिया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहां चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 3x माइनस का 3 बराबर ये उधर चला जाएगा y, तो ये क्या आया 3x। अब y को इधर ले लो। ठीक है, क्या लेंगे हम, y को इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का y, और ये जो माइनस का 3 है ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस उसके अंदर होता है। नेक्स्ट में क्या बोला उसने कि 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो अब किसकी बात हो रही है, हर की। तो अब क्या हर आएगा, हर क्या आएगा, 8 जोड़ दिया, y प्लस 8 आएगा। ठीक है, हर में 8 जोड़ दिया, इसका मतलब अंश में कोई बदलाव नहीं किया, तो अंश तो एज इट इज रहेगा। हर आपका y प्लस 8 है, तो क्या हो जाती है संख्या आपकी 1/4। समझ आए, देखो अंश में कुछ नहीं जोड़ा, y में 8 जोड़ दिया, तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4x, ये उधर जाएगा तो y प्लस 8 होएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 4x, ये y इधर आ जाएगा, माइनस का y बराबर 8, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप खुद सोल्व करोगे, चाहे आप प्रतिस्थापन से करें, चाहे आप विलोपन से करें, चाहे बरज गुणनफल से करें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, मेरा कोई टेस्ट हुआ, उसमें मैंने 40 अंक लिए। कब लिए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर तो 3 अंक मिले और असली उत्तर पर 1 कटौती होती है। ठीक है, देखो मान लो मैंने 40 अंक मुझे मिले हैं, मैंने गलत जो क्वेश्चन किए थे ना उसके मेरे 1-1 नंबर कट गए। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ, सबसे पहले आप खुद भी सोचो कि आपको क्या मानना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा, माना गलत उत्तरों की संख्या, माना गलत प्रश्न बोलो चाहे उत्तर बोलो वो आपकी मर्जी है, गलत प्रश्नों की संख्या वो कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, और सही उत्तर वालों की संख्या वो गई y। ठीक है, अब आपको उसने कहा कि प्रत्येक सही पर 3 अंक मिलते हैं। देखो मान लो मेरे एक क्वेश्चन पर y अंक मिलते हैं। ठीक है, सही उत्तर वाले जो पर्सन है ना वो मेरे y है। ठीक है, तो मुझे उन पर 3 अंक मिलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, देखो या तो आप ऐसा करो, पहले आप हम सही मानते हैं, क्या मानते हैं बेटा, सही, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ गलत मानते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो ठीक था x और ये y। ठीक है, हम क्या करते हैं, सही प्रश्नों की संख्या हमने x मान लिया, गलत प्रश्न वालों की संख्या क्या मान ली हमने, y मान लिया। अब मेरे सही जो प्रश्न है ना उन पर मुझे 3 अंक मिल गए, तो मतलब प्रश्नानुसार मेरा क्या होगा, 3x हो जाएगा, 3x हो गया। ठीक है, और गलत
प्रश्नों पर मुझे एक अंक की कटौती होती है, मतलब मेरा एक अंक कट जाता है गलत पर। कटना होता है तो माइनस होता है ना, मतलब उसमें से ही तो कटेगा माइनस। अब एक अंक कटता है तो एक वाई हो गया, तो मुझे 40 अंक मिलते हैं। मेरी बात समझ गए सब बच्चे? देखो उसने क्या बोला, मुझे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो 3x हो गया। अब कटेगा मतलब कुछ ना कुछ कटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा इसमें। अगर वो ये कहता है जुड़ते हैं तो आप प्लस कर तो माइनस, और कटते कितने, एक वाई, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है। दूसरे में क्या बोला उसने, यदि उसे सही उत्तर पर 4 तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। देखो सही उत्तर पर 4 तो 4x, सही उत्तर पर 4x, और गलत उत्तर पर 2 तो 2y, तो उसे कितने अंक मिलते हैं, तो उसे मिलते हैं 50 अंक। उसे क्या बताना है कि टेस्ट में कुल कितने पर्सन है, आपको ये बताना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि गलत पर्सन, मान लो मेरे गलत, सही प्रश्नों की संख्या मान लो मेरी 5 है और गलत प्रश्नों की संख्या मेरी 6 है, तो टोटल आपकी कितने हो जाएंगे, टोटल पर्सन ही निकल जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है, सेकंड आपके पास ये आ गया। अब आपको इसे सोल्व करना है। कैसे करेंगे, आपको किसी भी विधि से आप सोल्व कर सकते हो, चाहे आप प्रतिस्थापन लगाए, चाहे आप इसमें विलोपन लगाए, चाहे आप इसमें वरज गुणन लगाए। मैं मान लो आपका इसमें विलोपन विधि लगा ली। ठीक है। इसको क्या करोगे, देखो सेम लाना है, पहले इन दोनों को क्या लाना है, सेम सेम लाना है। ठीक है। चाहे आप इन दोनों को भी सेम सेम ला सकते हो, तो क्यों ना मैं इसको सेम लाऊं, क्योंकि इसको सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ लिख दिया 3x माइनस का y बराबर 40। इसको ऐसे यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 6 x माइनस, इसको पूरी को करना है, 2y बराबर है 2 चौके 8, 40 आ गया। अब ऊपर वाली एडिटिव उतार लो, माइनस का 2y बराबर है 50। ये कट जाएगा, घटाने पर जरूर लिखना है, कभी भूल जाओ, घटाने पर। ठीक है। घटा लो, साइन बदल जाती है घटाने पर, नीचे वाली स्टेटमेंट के ही साइन बदलेंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो 2x हो गया, ये कट गया, बराबर 8 में से 5 गया 3, 3 0 आ गई, और x का मान कितना आया 30/2, ये आया आपका 15। ठीक है। मतलब सही उत्तर वाले पर्सन आपके कितने हैं, 15। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान चाहे आप इसमें रख के कर दो, चाहे इसमें, आपकी मर्जी है। मान लो 4x में रख दिया मैंने, 4x माइनस का 2y बराबर 50, y बराबर x बराबर 15 रखने पर, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 गुणा 15 माइनस 2y बराबर 50, ये कितना हो गया 60, 60 माइनस 2y बराबर 50, माइनस का 2y बराबर है 50 माइनस का 60, तो 2y बराबर माइनस माइनस यहाँ आ गया, कितना आया 10, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब y का मान कितना आ गया मेरा 10/2, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया मेरा 5। और गलत उत्तर वालों की संख्या कितनी आई है मेरी 5, और सही उत्तर वालों की संख्या मेरी कितनी आई थी 15। तो टोटल कितनी है 20, टोटल पर्सन कितने थे 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। आपका 4th का बी पार्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि, सबसे पहले देखो क्या बोला उसने, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए ना। तो हम क्या मानेंगे, माना लंबाई, हमें क्या करना पड़ेगा, माना लंबाई, माना लंबाई, आयत की लंबाई लिखो, माना आयत की लंबाई, x मानिए बेटा आपने, x मीटर सेंटीमीटर जो भी आपको दे रखा हो वर्ग इकाई। ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, इकाई माना है, x इकाई।
ठीक है। और आयत की चौड़ाई y इकाई, ठीक है। अब देखो क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल, मान लो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, x और y हो गया, ठीक है, लंबाई गुना। उसने क्या बोला, प्रश्नानुसार लिखोगे सबसे पहले आप यहाँ पर, प्रश्नानुसार। उसने क्या बोला, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब इसमें से देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। अब रुक जा रहा है, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए, लंबाई में, ठीक है, लंबाई में क्या कर दी जाए, लंबाई में तो आपका क्या कर दिया जाए, 5 इकाई कम, x माइनस 3 कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, 3 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है ना वो 9 इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम कम होता है जब लंबाई x माइनस 5 हो जाए और चौड़ाई जो है वो बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, x माइनस 5 मतलब लंबाई गुना चौड़ाई y प्लस 3 किसके बराबर आ जाता है, x y माइनस के रूप में। मेरी बात समझे, नहीं समझे, देखो इसने क्या बोला कि मेरा जो क्षेत्रफल है ना वो 9 कम हो जाता है, ओरिजिनल जो क्षेत्रफल है ना मेरा, ओरिजिनल क्षेत्रफल वो 9 कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब किसी आयत के क्षेत्रफल में 5 इकाई कम कर दी, लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो जो क्षेत्रफल है ना ओरिजिनल वो क्या हो जाता है आपका, वो 9 कम हो जाता है। समझ आ गई सबको, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे आप, x माइनस 5 और ये y इन गुणा कर दो। देखिए कई बच्चों को गुणा करनी नहीं आती है, तो ऐसे किया करो, x माइनस 5 है और y प्लस 3 है, इसको ऐसे गुणा किया करो, पहले x y की गुणा हो जाएगी, फिर माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है, ये 3x हो जाएगी प्लस 3x, माइनस का 3 पंजे 15 ये आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, एक्स वाई आया, माइनस का 5y आया, प्लस 3x आया और माइनस का 15 किसके बराबर है, एक्स वाई माइनस के 9 के। समझ आया सबको। अब ये देखिए एक्स वाई को मैं उधर लेके चली जाती हूँ, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। अब माइनस का 5y है, प्लस का 3x है, बराबर माइनस का 9 है, ये 15 उधर जाएगा माइनस का, तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5y प्लस का 3x बराबर है 15 में से हो गया 6। फर्स्ट इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा आपको आगे, उसने क्या बोला, ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, ठीक है, देखो प्रश्नानुसार फिर से आया, लंबाई को 3 इकाई मतलब x प्लस 3 और चौड़ाई को 2 इकाई तो मतलब y प्लस 2। देखो लंबाई हमारी पहले ये थी, चौड़ाई ये थी, उसने कहा अगर मैं इनको बढ़ा दूं, इसको 3 इकाई बढ़ा दूं और इसको 2 इकाई बढ़ा दूं, तो इनका जो क्षेत्रफल है ना वो मतलब क्षेत्रफल क्या होगा इनका, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल है x प्लस 3 और y प्लस 2 किसके बराबर आ जाता है, तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है, ओरिजिनल वाले में बढ़ जाता है, एक्स वाई प्लस में 67। देखो मेरी बात समझे या नहीं समझे। उसने क्या बोला, यदि लंबाई को मैं 3 बढ़ा दूं, ठीक है, और चौड़ाई में 2 बढ़ा दूं, तो जो मेरा ओरिजिनल क्षेत्रफल है ना, ओरिजिनल क्षेत्रफल
वो मेरा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो मैंने ये बोर्ड है, ठीक है, मैंने ये बोला ये जो है ना ये बोर्ड ये मेरा है XY है, क्षेत्रफल इसका कितना है XY है। अगर मैं इसकी लंबाई को थोड़ा और बढ़ा दूं और चौड़ाई को भी इसका और बढ़ा दूं तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना, लंबाई और चौड़ाई का जो बढ़े हुए का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आएगा, इसमें 67 जुड़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ गए, ठीक है। इट मीन्स क्या है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ जाएगा, XY प्लस में 67 बढ़ा दिया जाता है। अब आप इनके गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, ये XY हो गया, ठीक है, प्लस 3Y प्लस 2X हो गया, ठीक है। गुणा किया मैंने, कुछ भी नहीं किया बेटा, 3 दूनी 6 बराबर है XY प्लस का 67। XY से तो XY कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 3Y प्लस में 2X और यहाँ क्या था 67, ये इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो 3Y प्लस 2X बराबर में क्या आया बेटा 61। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड आपके पास ये है, तो आप क्या निकालेंगे, देखिए सेकंड आपकी ये आई है, फर्स्ट आपकी ये थी। इन दोनों को सोल्व करके आप चाहे ब्रश से करें, चाहे आप विलोपन से करें, चाहे आप प्रतिस्थापन से करें, वो आपकी मर्जी है। करने के बाद आपकी क्या निकल जाएगी, लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। सबको समझ आया। और अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।